एपिसोड 60। साक्षी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रेयांश ने ऐसे शब्द कहे। वो रोते हुए बोली, तुम तुम बदतमीज हो। मैं जान बचाने के लिए डरने वाली नहीं हूं। मैं तो फिर अपना मुंह बंद रखो। साक्षी के साथ इतनी सख्ती से बोलना रेयांश के दिल में उथल पुथल की वजह से था। हालांकि वास्तव में उसका साक्षी के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। इस वक्त रेयांश ने अभी अभी साक्षी से बात खत्म की थी कि योगेश ने देखा कि रेयांश उसकी ताकत के सामने भी अपनी मौत से नहीं डर रहा। पहले तो उसे रेयांश में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गुस्से में बदल गई। उसने गुस्से से मीरा देवी को देखा और कहा, जब मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ मजे करूंगा। ये कहकर उसका शरीर अचानक मीरा देवी की नजरों से गायब हो गया। बेटा सावधान। मीरा देवी की ये तीखी आवाज अभी निकली ही थी कि रेयांश ने अपने सामने एक आदमी को खड़ा पाया। उसने जो तैयार किया था, जो अरुण राजवंशी से भी ज्यादा शक्तिशाली तय्यू स्वान ड्रैगन सील था, वो तुरंत योगेश की तरफ गई। रेयांश के इतने शक्तिशाली हमले को देखकर भी योगेश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इस वक्त उसका चेहरा गंभीर था। उसने एक मुक्का मारा और तुरंत एक खून की लाली रेयांश की तरफ बढ़ने लगी। यह खून की लाली देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन इसकी विनाशक शक्ति बेहद खतरनाक थी। जब तय्यू स्वान ड्रैगन सील और योगेश की खून की लाली आपस में टकराई तो रेयांश ने निराशा के साथ देखा कि हालांकि खून की लाल रंग की तय्यू स्वान ड्रैगन सील में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन वो खून की लाली की संक्षारक शक्ति बहुत मजबूत थी। मानव दिव्य कोर क्षेत्र की शक्तिशाली चेतना शक्तियों के सहारे तय्यू स्वान ड्रैगन सील चकनाचूर हो गई और फिर वो विशाल खून की लाली रेयांश के शरीर में घुस गई, जिससे वो तुरंत उड़कर दूर जा गिरा। बेटा बेटा रेयांश, कई चीखें गूंजी। नायक कुल के पूर्वज और मीरा देवी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मीरा देवी हिल नहीं पा रही थी और नायक कुल के पूर्वज अभी भी हर्ष राजवंशी के कड़े नियंत्रण में थे, बिल्कुल भी छूट नहीं पा रहे थे। वो बस देखते रह गए कि कैसे रेयांश को उड़ाकर दूर फेंक दिया गया। एक और चीख साक्षी ने निकाली। जब उसने देखा कि रेयांश घायल हो गया है, यहां तक कि खून की उल्टी कर रहा है, तो साक्षी को लगा जैसे उसके दिल का गुस्सा भी धीरे धीरे चरम पर पहुंच गया। इस समय के दौरान वो रेयांश के साथ रही थी। पहले उसे लगता था कि वो मरने वाली है, लेकिन वो नहीं मरी, बल्कि रेयांश के साथ इतने सारे अनुभवों से गुजरी। खुशियां भी थीं और कड़वाहट भी। धीरे धीरे वो इस युवक पर निर्भर हो गई थी। वो पूरी तरह से रेयांश की भावनाओं में घुल मिल गई थी। इसीलिए जब उसने देखा कि रेयांश अपनी उस मां को बचाने के लिए, जो पहले उसे नीची नजर से देखती थी, इस योगेश से इतना मार खाया कि उसकी जिंदगी मौत का पता नहीं, तो साक्षी को अचानक लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। पहले तो वो बेहद घबरा गई थी। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और इस वक्त योगेश की बर्फीली हंसी की आवाज फिर से सुनाई दी। वो आराम से रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। उसके होठों पर मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी, जिन्हें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है और वो आसमान की ऊंचाई को भूल जाते हैं, उनका अंजाम आमतौर पर बहुत बुरा होता है। तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं होगे, लेकिन ऐसी छोटी प्रतिभा को खत्म करने का मौका मुझे योगेश को पहली बार मिला है। मैं तुम्हारी उस जिंदगी को खत्म कर सकता हूं जो अभी अभी शुरू हुई थी और जो तूफान मचाने के लिए बनी थी। इस आदमी के शरीर से आती खून की बदबू से, जिसकी ताकत लगभग शून्य हो चुकी थी, साक्षी कांपने लगी। लेकिन जब उसने रेयांश की दुर्दशा के बारे में सोचा, इस आदमी के बुरे और अहंकारी चेहरे को देखा, तो साक्षी के दिल का गुस्सा उसे जला देने लगा। तुमने उसे परेशान किया तो तुम्हें मरना चाहिए। योगेश को देखते हुए साक्षी धीरे धीरे खुद को भूल गई। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे इस योगेश ने जिसे चोट पहुंचाई है वो रेयांश नहीं बल्कि खुद साक्षी थी। इस वक्त रेयांश को अचानक महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली ताकत उसके शरीर में घुस गई है, जो उसके शरीर को तबाह कर रही थी। इस ताकत ने तुरंत उसे एक पल के लिए बेहोश कर दिया। उसका शरीर खतरे में था, वह यहीं मरने वाला था। अगर वो मर गया तो चाहे वो मीरा देवी हो या नायक कुल के पूर्वज या साक्षी, वो सब यहीं मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे तो नायक कुल के बाकी लोग भी शायद नहीं बचेंगे। उसके कंधों पर इस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास अभी विरोध करने की ताकत ही नहीं थी। हालांकि हाल ही में उसकी प्रगति तेजी से हुई थी, लेकिन वो अभी भी काफी नहीं थी। सिर्फ सच्चे मजबूत लोग ही अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हैं। मैं रेयांश अभी उस स्तर से बहुत दूर हूं। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मेरे पास अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं। मुझे इसका बहुत अफसोस होगा। मुझे मुझे मजबूत बनना है, अपने दिल में पागलों की तरह चीखते हुए। लेकिन इस वक्त रक्त संप्रदाय से आए इस योगेश की वो ऊर्जा जो उसके शरीर से आई थी, पहले ही उसके अंदरूनी अंगों में पहुंच गई थी। तभी अचानक उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली सोखने वाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने योगेश के उस अजीब हमले को सीधे निगल लिया। लेकिन इस वक्त रेयांश का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया था, क्योंकि उस पल में उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर जैसे एक विशाल पेट छिपा हुआ है। यह एक ऐसा पेट था जो उसके शरीर से अरबों गुना बड़ा था। रेयांश को अभी तक जो कुछ भी मिला था वो इसे भरने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था।
रेयांश जानता था कि यह पेट उसका अपना था, इसलिए अभी भी वो बेहद भूखा और प्यासा महसूस कर रहा था। उसे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा की जरूरत थी ताकि वो वाकई में सबसे उच्च स्तर के अस्तित्व में बदल सके। शायद वो किंवदंती में बताए गए ड्रैगन बन सके। इस योगेश की चेतना शक्तियों में भी मेरी तरह खून की ताकत है, लेकिन उनकी प्रकृति साधारण चेतना शक्तियों से सिर्फ दोगुनी है। ये तो मेरे ड्रैगन सोल रूप से पहले की ताकत से भी कम है। अचानक रेयांश को याद आया कि योगेश रक्त स्वर्ग संप्रदाय का आदमी है। रेयांश ने पहले देखा था कि भरत राजवंशी ने पन्ना महल की लड़कियों को रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोगों को बेचा था। तुरंत रेयांश की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उन्होंने ये हल्की लाल चेतना शक्तियां बनाई। शायद पन्ना महल की लड़कियों से जुड़ा कुछ काम है। जब रेयांश के शरीर ने योगेश की उसके अंदर घुसी हुई ताकत को पूरी तरह सोख लिया, तभी रेयांश उस झटके से उभरा। वह हैरान था कि बीच का यह समय क्यों योगेश ने अभी तक उसकी जान नहीं ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि साक्षी की तलवार फिर से उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी हो रही थी। सफेद धुंध सभी की हैरान नजरों में फैल गई। साक्षी की अद्भुत खूबसूरत काया, सफेद लंबा गाउन, झरने की तरह बहते लंबे बाल, मन को छू लेने वाली खुशबू फिर से रेयांश के सामने प्रकट हुई। इस बार भी वो रेयांश की तरफ पीठ किए खड़ी थी, बिल्कुल पिछली 2 बार की तरह। उसकी हर हरकत में दृढ़ संकल्प भरा था, जरा सा भी संकोच नहीं था। रेयांश के दिल में तुरंत भयंकर तूफान उठ गया। वो जानता था कि साक्षी के पास सिर्फ 5 मेनलिंगजी बची थी जो उसकी जिंदगी बचा सकती थी। वो कब तक जिंदा रह पाएगी ये किसी को नहीं पता था। इस वक्त अगर वो फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है तो ये उसके लिए बेहद खतरनाक था। अगर ये योगेश बहुत मजबूत निकला और उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी तो शायद वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरते हुए रेयांश ने तुरंत चीख कर कहा, साक्षी, नहीं, तुम वापस आओ। लेकिन साक्षी ने सिर्फ थोड़ा सा हिलकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेयांश उसका खूबसूरत चेहरा साफ नहीं देख पाया और इस वक्त नायक कुल के पूर्वज और बाकियों की हैरान नजरों में धुंध में साक्षी की आंखों में ठंडी चमक आई। सामने योगेश पहले ही रेयांश को मारने के लिए आ रहा था। अचानक एक अजीब लड़की को अपने सामने देखकर वो खुद भी दंग रह गया, लेकिन उसके हाथ की भयंकर ताकत नहीं रुकी। शार्प ब्लड स्काई व्हील फिस्ट। तुरंत एक विशाल खून की लाली का मुक्का साक्षी की तरफ बढ़ा जो रेयांश के सामने खड़ी थी। रेयांश का दिल हालांकि चरम सीमा तक घबरा गया था, लेकिन सब कुछ एक पल में ही हो गया। जब योगेश ने शार्प ब्लड स्काई व्हील फिस्ट का इस्तेमाल किया, तभी एक मधुर आवाज सभी के कानों में गूंज उठी, रिटर्न ड्रीम इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्ट, ब्लड डांस क्लाउड पीक। रेयांश को अचानक लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। साक्षी के चारों ओर की धुंध तेजी से हिलने लगी। जल्द ही बादलों की धुंध में से एक एक करके तलवार की छायाएं प्रकट हुईं, जैसे अनगिनत लड़कियां पागलों की तरह नाच रही हों। रेयांश देखता रह गया। उसे सिर्फ पता चला कि सफेद रंग की सभी तलवार की छायाएं योगेश के शरीर के पास से हल्के से गुजर गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। रेयांश साक्षी को देखता रह गया। इस वक्त साक्षी पहले ही धुंध के एक छोटे से गोले में बदल गई थी और अपनी तलवार में समा गई। उसकी तलवार साक्षी के नियंत्रण में फिर से एक कान की बाली में बदल गई और रेयांश के कान में वापस आ गई। जब रेयांश बेहद बेचैन था, तभी साक्षी की कमजोर आवाज सुनाई दी, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर सो लूं तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस साधारण से एक हमले ने ही 3 मेनलिंगजी की ताकत खर्च कर दी। अब मैं तुम्हारे लिए आसानी से हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन बदतमीज इंसान, मैं सच में जान बचाने के लिए डरपोक नहीं हूं। ओह, यह मूर्ख लड़की, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। ये रेयांश कैसे नहीं समझता। रेयांश जानता था कि उसने पहले जो बातें कही थीं उन्होंने वाकई उसका दिल दुखाया था। लेकिन रेयांश ने उस बेसुध खड़े योगेश की तरफ देखा। साक्षी के प्रकट होने से हर्ष राजवंशी और नायक कुल के पूर्वज की लड़ाई रुक गई। जब साक्षी गायब हुई तो नायक कुल के पूर्वज और हर्ष राजवंशी का रेयांश को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। अगर पहले सिर्फ रेयांश की प्रतिभा के लिए प्रशंसा थी, तो अब यह उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा में बदल गई थी, यहां तक कि सम्मान भी। साक्षी पारिवारिक सम्मेलन में पहले भी एक बार प्रकट हो चुकी थी, लेकिन नायक कुल के पूर्वज ने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमयी चीज इतनी शक्तिशाली होगी। वह स्तब्ध होकर रेयांश को देखते रहे और उनके दिल में गर्व और संतोष की भावना उमड़ आई। ये लड़का, इस जन्म में ऐसा पोता होना। मैं यशान शाह अगर हार भी गया तो भी मेरे जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। लेकिन मीरा देवी और बाकी लोग, उन्हें सच में नहीं मरना चाहिए था। हर्ष राजवंशी के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं थी। इस वक्त उसके मन में भी कोई भरोसा नहीं था। वो जल्दी से योगेश की तरफ देखते हुए बोला, योगेश भाई। योगेश बस वैसे ही खड़ा था और कोई नहीं जानता था कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं देखकर हर्ष राजवंशी ने सोचा कि वो सिर्फ साक्षी के प्रकट होने से हैरान था। इसलिए हर्ष राजवंशी ने आगे कहा, योगेश भाई, मुझे लगता है कि हम अच्छे से बात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले जो एक गॉड फ्रूट देने का वादा किया था वो निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर आपको सुंदरियों में दिलचस्पी है
तो हमारे राजवंशी कुल की महिलाएं भी नायक कुल से कम नहीं है। भाई को मीरा देवी जैसी मुरझाई हुई फूल की क्या परवाह करनी चाहिए। रही बात प्रतिभा की, तो ये रेयांश आपसे नफरत करता है। चाहे आप इसे कितना भी प्रशिक्षित करें, अंत में ये सिर्फ आपको ही काटेगा। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।